सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं रेशमा कश्यप। हमीरपुर शहर के साथ लगती CSD कैंटीन में एक व्यक्ति उस समय चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया जब वो पूर्व सैनिक के सामान पर हाथ साफ कर रहा था। कैंटीन के कर्मचारियों की उस पर पहले से ही नजर थी, जिस कारण उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। हमीरपुर CSD कैंटीन में पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ था, जिससे कैंटीन प्रबंधन भी परेशान था। हमीरपुर शहर के साथ लगती CSD कैंटीन में आज सुबह पूर्व सैनिकों के सामान पर एक व्यक्ति ने हाथ साफ कर लिया। कैंटीन के कर्मचारियों की उस पर पहले से ही नजर थी, जिस कारण व्यक्ति को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया है। हमीरपुर के CSD कैंटीन परिसर में गत कुछ दिनों से बढ़ रही चोरी की घटनाओं से जहां पूर्व सैनिकों को परेशानी हो रही थी, वहीं कैंटीन के कर्मचारी भी परेशान हो चुके थे। कैंटीन से आए दिन सामान के गायब होने की वजह से कैंटीन प्रबंधन ने कई जगहों पर पोस्टर चिपकाकर भी चोरों से सावधान रहने की सलाह दे डाली थी, लेकिन फिर भी चोरी की घटनाएं बंद नहीं हो रही थी। आज सुबह भी जब एक व्यक्ति ने कैंटीन परिसर से 4 शराब की बोतलें चोरी कर ली तो उसे कर्मचारियों ने रंगे हाथों धर दबोचा और पुलिस को सूचित करके तुरंत गिरफ्तार करवाया। गौरतलब है कि हमीरपुर CSD कैंटीन में रोजाना हजारों की तादाद में लोग सामान खरीदने पहुंचते हैं। पकड़ा गया व्यक्ति झनियारा गांव का प्रकाश ठाकुर है और कई दिनों से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। CSD कैंटीन मैनेजर रघुवीर सिंह ने बताया कि कई दिनों से कैंटीन से सामान चोरी हो रहा था और कर्मचारियों द्वारा हर व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। जैसे ही शातिर व्यक्ति प्रकाश ठाकुर ने चोरी करके सामान को उठाया तो उसे पकड़ लिया गया। यहाँ पे मतलब जो फौजी रम या विस्की लेते हैं, जैसे ही वो ग्रोसरी लेने अंदर जाते हैं तो कोई उठा के ले जाता है। ये 4-5 रिपोर्टें मेरे पास आई। हमने काफ़ी कोशिश करी और एक आदमी हमने डिप्यूट किया हुआ था कि वो थोड़ा देखता रहेगा। आज जैसे ही इसने वो बैग खोला और अपने बैग में ये शराब की 4 बोतलें डाली, जिसमें 3 रम है, 1 विस्की है, तो इसको ये लेकर के भगा और जैसे ही हमारे आदमियों ने इसको पकड़ लिया। उसके बाद हमने 100 नंबर पे फोन किया। ये प्रकाश ठाकुर, गांव झनियारी, पोस्ट ऑफिस झनियारी का रहने वाला है। ASI जयलाल ने बताया कि व्यक्ति को चोरी करते हुए पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि उस पर मामला दर्ज करके आगामी कार्यवाही की जा रही है। सूचना मिली थी कि अटैक कैंटीन में एक व्यक्ति पकड़ा है जो किसी व्यक्ति की 4 बोतलें जो है चोरी करके दे गया था, जिसके ऊपर मैनेजर साहब ने पहले सर्विस रखी थी। इस हिसाब से सूचना पर हम पहुंचे हैं, तो इस व्यक्ति को पकड़ा है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश परिवहन मंत्री के निर्देशों के बावजूद भी चंबा में मणिमहेश यात्रा के दौरान खुलेआम यातायात नियमों की अवहेलना की जा रही है। मणिमहेश यात्रा के लिए जिला के बाहर से आने वाले वाहनों में ओवरलोडिंग व मालवाहक वाहनों का प्रयोग सफर हेतु किया जा रहा है, जिसके विरोध में चंबा जिला के प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन ने आवाज बुलंद कर ली है। इस दौरान यूनियन के सदस्य परिवहन विभाग के अधिकारियों से मिले और उनसे इस बारे में शिकायत की। मणिमहेश मेले के दौरान खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस दौरान जिला के बाहर से आने वाली गाड़ियों में ओवरलोडिंग की जा रही है। बसों व अन्य वाहनों की छतों पर भी सवारियां इन दिनों चंबा शहर में सफर करती हुई नजर आ रही है। खुलेआम यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चंबा जिला प्राइवेट बस यूनियन खड़ी हो गई है। यूनियन के अध्यक्ष रवि महाजन का कहना है कि चंबा में आए दिन कोई न कोई हादसा सामने आ ही जाता है। ऐसे में इस यात्रा के दौरान खुलेआम यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे कोई न कोई बड़ा हादसा सामने आ सकता है। जब से मणिमहेश का मेला शुरू हुआ है तो प्रशासन ने कोई खास इंतजाम नहीं किया हुआ है। जैसे कि बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, ट्रकों में आ रहे हैं, माल ढोने वाली छोटी गाड़ियों में आ रहे हैं, बस की छतों में बैठ के आ रहे हैं। तो मैं प्रशासन से यही पूछना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को, श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं, उनको कोई गाइडलाइन क्यों नहीं दे रहा है कि छतों पर नहीं बैठना है, ट्रकों में नहीं बैठना है। आज हमने देखा करीबन कोई 35-40 गाड़ी जो है उसमें ट्रक भी थे, छोटी गाड़ी, माल ढोने वाली जीपें थे, उनके लोग छतों में बैठे हुए थे, बस की छतों में बैठे हुए थे। ना तो प्रशासन कुछ कर रहा है, ना विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है। तो हमने अभी हाल ही में चंबा में
परिवहन मंत्री आए हुए थे, तो हमने उनके समक्ष भी ये मांग रखी कि चंबा में एक बैरियर लगाया जाए, ताकि जो गाड़ियाँ जैसे चंबा में HRTC बसें हो या प्राइवेट बसें हो या टैक्सियाँ हो, वो श्रद्धालुओं को लेके जो है बनमेश के ओर जाए, ब्रह्मोर तक जाए, उन्हें छोड़ के तुरंत वापस आए, ना तो जाम लगेगा ना कोई कुछ होगा। अगर हमारी बसों में अंदर सवारियाँ खड़ी होती है तो विभाग जो तुरंत चलान करता है। आज हमने यही विभाग से पूछा कि ये जो गाड़ी छतों पे बैठ के श्रद्धालु जा रहे हैं, इन पर क्या कार्रवाई हो रही है, तो कोई जवाब नहीं मिला हमें। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। चंबा महाविद्यालय के गेट के बाहर छात्र संगठन SFI द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान SFI छात्रों द्वारा छात्र संगठन के चुनावों की तिथियां घोषित न किए जाने व रूसा प्रणाली के तहत हुई परीक्षा का परिणाम न निकाले जाने के विरोध में विश्वविद्यालय कुलपति ADN वाजपेयी का पुतला फूंका गया और नारेबाजी की गई। छात्र संघ चुनावों की तिथियां निश्चित न किए जाने व रूसा प्रणाली के तहत हुई परीक्षा का परिणाम न निकाले जाने के विरोध में चंबा महाविद्यालय में छात्र संगठन SFI द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और विश्वविद्यालय उप कुलपति ADN वाजपेयी का पुतला फूंका गया। अपनी मांगों के बारे में जानकारी देते हुए SFI के जिला अध्यक्ष सुदेश राजपूत ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा जल्दबाजी में प्रदेश के छात्रों पर रूसा प्रणाली को थोपा गया था, जिसका परिणाम ये निकला कि आज दिन तक इस प्रणाली के तहत हुई परीक्षा का परिणाम नहीं निकल पाया है, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आज जो महाविद्यालय के अंदर एडन वाजपेयी का पुतला जलाकर एक सिंबल किया है कि आने वाले समय के अंदर अगर आज जो मीटिंग होने जा रही है उसके अंदर अगर एडन वाजपेयी जो है अगर जो इलेक्शन की डेट से वो फाइनल नहीं करता है तो ऐसे भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ लंबबंद करते हुए महाविद्यालय के हर स्टूडेंट को लंबबंद करते हुए एक निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। इसके लिए आज के डेट के अंदर देखते हैं कि हर विभाग के अंदर जो है एक उन्हें अपना लीडर चुनने की अनुमति है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन आज छात्रों को अपना लीडर चुनने के लिए जो है आज पूरे प्रदेश भर के अंदर जो एक मुहिम तैयार की जा रही है उसका सब पूरा विरोध करती है। एक तरफ से एडन वाजपेयी जी जब रूसा इम्प्लीमेंट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर हम देखें जब भी कोई पार्लियामेंट के अंदर जो नियम बनता है उसको स्टडी किया जाता है, लेकिन आज के डेट के अंदर जब रूसा लाया गया उस पर कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं कराएगी, एकदम से थोपा गया। उसके रिजल्ट आज देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में ये ऐलान करती है कि जो एडन वाजपेयी ने मात्र 25 दिन का वादा किया था कि 25 दिन के अंदर जो हम रिजल्ट निकालेंगे, आज 6 सेमेस्टर होने के बाद भी जो मेरे को लगता है कि वो रिजल्ट नहीं निकाले जाएंगे। आज ये SFI आज पूरे स्टेट के अंदर नहीं बल्कि आज चंबा अंदर जो एक आगाज करती है कि आने वाले समय के अंदर ये रूसा का रिजल्ट जल्द से जल्द नहीं निकाला गया और साथ में ऐसी इलेक्शन जो है कि डेट फाइनल नहीं की गई तो आने वाले समय के अंदर SFI जो है पूरे स्टेट के अंदर भूख हड़ताल पे बैठेगी, अनशन करेगी, कॉलेज गेट बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे। चंबा से सिटी चैनल के लिए पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में नशे का काला कारोबार लगातार फलता फूलता जा रहा है। बिलासपुर की बात करें तो आज दोपहर पुलिस प्रशासन के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी जब चेकिंग के दौरान 3 क्विंटल भूकी बरामद की गई। ये भूकी पश्चिम बंगाल से लाई जा रही थी, जिसके चलते इस नशे के कारोबार के पीछे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में नशे का काला कारोबार लगातार फलता फूलता जा रहा है। आज दोपहर बिलासपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब चेकिंग के दौरान 3 क्विंटल भूकी बरामद की गई। SHO बिलासपुर श्याम सुंदर ने जानकारी देते हुए बताया कि चेकिंग के दौरान ट्रक से 3 क्विंटल भूकी बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 9 लाख रुपए कीमत है। साथ ही उन्होंने कहा कि भूकी के साथ 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उन्होंने इस नशे के कारोबार के पीछे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के हाथ होने की आशंका जताई है। रोड में नाके के दौरान चेकिंग कर रहे थे तो उसी दौरान एक ट्रक HP 69-1625 आया, जिसको इन्होंने चेक किया। उसमें 3 क्विंटल भूकी जो कि पश्चिम बंगाल से लाई जा रही थी, इसमें हो सकता है किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हाथ हो और इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 9 लाख के करीब है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। जिला बिलासपुर में एक हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और लगभग 100 फीट नीचे जाकर गिरी, जिसमें सवार लगभग 30 यात्रियों में से एक की मौत हो गई और 20 लोग घायल हुए हैं।
इनमें से एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल है उसे शिमला रेफर कर दिया गया है, जबकि बाकी व्यक्तियों का इलाज क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में ही चल रहा है। बिलासपुर में आज हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और लगभग 100 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। बस में सवार लगभग 30 यात्रियों में से एक की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। ये बस बठोग से बिलासपुर जा रही थी कि भड़ेतर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस तकनीकी खराबी के कारण अनियंत्रित हो गई और पहाड़ी से नीचे जा गिरी। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर घायलों को बाहर निकाला और बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया। इस बस में ओडी के 80 वर्षीय भंडारी राम की मौके पर ही मौत हो गई। तो जितने भी घायल, इस हादसे में सर कितने लोग घायल हुए? इसमें 19 लोग घायल हुए और एक की जो है डेथ हो गई। और ऐसा सर सुनने में आ रहा है कि कुछ रेफर किए शिमला के लिए? सिर्फ एक आदमी को रेफर किया गया। इसमें सर आपको जानकारी है कि ये डेथ किसकी हुई? हाँ, जो डेथ हुई वो तो स्पॉट पे हो गई थी। ये कहाँ से के रहने वाले हैं? हाँ, वो तो उधर वहीं के हैं, लोकल ही आदमी हैं जो जिनकी डेथ हुई है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। सोलन के ठोडो ग्राउंड में आयोजित ग्रीष्मोत्सव की चौथी संध्या हिंदी गायिका रेखा गौतम के नाम रही। ग्रीष्मोत्सव की चौथी सांस्कृतिक संध्या में सरित चंद्र खनन अधिकारी सोलन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में हिम फ्रेंड्स क्लब के प्रधान विशाल वर्मा व आयोजक सचिव अनिल सहित सभी सदस्यों ने मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने चौथी सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर अन्य कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर खूब समा बांधा। सोलन के ठोडो ग्राउंड में हिम फ्रेंड्स क्लब द्वारा 10 दिनों तक चलने वाले ग्रीष्मोत्सव की चौथी संध्या हिंदी गायिका रेखा गौतम के नाम रही। इस दौरान पहाड़ी गायक कृष्ण वर्मा ने भी एक से बढ़कर एक पहाड़ी गीत प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ठोडो ग्राउंड में आयोजित ग्रीष्मोत्सव की चौथी सांस्कृतिक संध्या में सोलन के खनन अधिकारी सरित चंद्र बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि के ठोडो ग्राउंड पहुंचने पर हिम फ्रेंड्स क्लब के सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। मंडी से आई हिंदी गायिका रेखा गौतम ने एक से बढ़कर एक हिंदी गाने प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। वहीं पहाड़ी गायक कृष्ण वर्मा ने भी पहाड़ी गाने प्रस्तुत किए। इस मौके पर पहाड़ी व पंजाबी गायक अर्जुन पान ने भी एक से बढ़कर एक पहाड़ी व पंजाबी गीत प्रस्तुत कर लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने भी बेहतरीन डांस प्रस्तुत किया। सिटी चैनल के लिए सोलन से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के परिचालकों की लंबे समय से चली आ रही मांगे पूरी होने पर अब परिचालक बेहद उत्साहित हैं। प्रदेश परिचालक संघ ने मांगे मानने पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और परिवहन मंत्री जीएस बाली का आभार जताया। संघ ने शिमला के बचत भवन में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस दौरान संघ ने अपनी मांगों पर संक्षिप्त चर्चा भी की। शिमला के बचत भवन में मंगलवार को हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यूनियन ने सरकार द्वारा मंजूर की गई सभी मांगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की और सरकार का आभार व्यक्त किया। यूनियन के अध्यक्ष कुशाल झामटा ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में और बसें चलाने के लिए मुख्यमंत्री से मांग की जाएगी। इस बैठक में यूनियन के मंडला अध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रधान भी मौजूद रहे। आज हमारी शिमला के अंदर बचत भवन में सेकंड मीटिंग हो रही है। इसमें सारे स्टेट के कर्मचारी उपस्थित हैं। 22 फरवरी
2013 को माननीय मुख्यमंत्री की महोदय के सामने हमने जो भी डिमांडें रखी और उन्हें सम्मानित किया। हमें 10 मांग पत्र दिए थे। 10 मांग पत्र में 4-9-14 का स्केल था और उसके बाद 4-9-14 का स्केल माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया और उसके बाद हमें डीए का हमें डीए मिला। उसके बाद 31 मार्च को हमें ब्लड कैंप जो हो एक सबसे बड़ी उन्नति HRTC की ओर से की है। हमने ब्लड कैंप लगाया है HRTC को, जिसमें हमारा 65 यूनिट जो है ब्लड गया है। आज तक ऐसी कुर्बानी कभी भी HRTC की ओर से नहीं हुई। और उसमें हमने पैसेंजर फाल्ट के बारे में माननीय सांसद प्रतिभा जी को मांग पत्र दिया था। उन्होंने उसके बारे में पैसेंजर फाल्ट के बारे में माननीय हमारे ओंकार शर्मा MD जो थे उन्होंने हर बात को माना और स्वीकार किया। उसके बाद 30 अप्रैल को परिवहन मंत्री GS बाली ने राज्य स्तर पर जो है हमारे कंडक्टर यूनियन को जो अच्छे वर्कर थे उन्हें सम्मानित किया और जो ब्लड कैंप वगैरह जो भी लगाया उस पर उन्होंने अच्छी वर्किंग पर का जो है ये प्राइज बांटा है। हिमाचल प्रदेश की जो मीटिंग है इसमें है खास तरह हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, परिवहन राजा साहब माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हर हमारी मांगे मानी है। और उसके बचा जो भी हमने इनसे मांगे मांगी है हर एक मांगे परिवहन मंत्री ने हमें आशीर्वाद के साथ दी है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। सोलन में SFI महाविद्यालय की जिला इकाई ने छात्र संघ चुनावों की तारीख घोषित न होने पर महाविद्यालय परिसर में कुलपति का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। SFI का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार मिलकर चुनाव को बंद करवाना चाहते हैं और जनवादी छात्र संगठनों को खत्म करना चाहते हैं। इससे पहले हर वर्ष हिमाचल प्रदेश SC/SC चुनाव अगस्त माह के मध्य तक घोषित कर दिए जाते थे, परंतु इस वर्ष विवि प्रशासन ने अभी तक चुनाव की तिथि घोषित नहीं की है। SFI का आरोप है कि विवि प्रशासन और सरकार मिलकर चुनाव को बंद करवाना चाहते हैं और जनवादी छात्र संगठनों को खत्म करना चाहते हैं। SFI ने विरोध प्रदर्शन कर कुलपति से जल्द चुनाव की तारीख तय करने का आह्वान किया है। SFI के जिला उपाध्यक्ष अजय भट्टी ने कुलपति को दोषी ठहराते हुए कहा कि परीक्षा परिणाम में देरी और अभी तक SC/SC चुनाव की तारीख घोषित न होने की जिम्मेदारी कुलपति की है, इसलिए आज SFI ने उनका पुतला फूंका है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा होने के कारण ये सबका अधिकार है कि वो अपना वोट दे सकें। SFI की मांग है कि जल्द ही चुनाव की तारीख तय की जानी चाहिए। आज हमने कॉलेज के अंदर VC साहब का अपना पुतला फूंका है। वो इसलिए है क्योंकि आप सभी को पता है वैसे कि हमारे वाइस चांसलर साहब ने अभी तक इलेक्शन घोषित नहीं किया है। हम इस चीज़ को जानते हैं कि रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं कर पाना ये असल में उन्हीं की गलती है, ये स्टूडेंट की दिक्कत नहीं है। असल में हम क्यों इस चीज़ के खिलाफ है, क्योंकि स्टूडेंट जानता है कि ये स्टूडेंट का डेमोक्रेटिक राइट है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर हम बोलते हैं तो वो सिर्फ इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर अपनी सरकार चुनने का, अपनी हर चीज़ चुनने का हक हर लोगों को है। तो इसलिए हम इस चीज़ को सरकार के खिलाफ आज गए हैं। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सो मेहता की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने अपने कार्यालय के 100 दिन पूरे कर लिए हैं, पर अच्छे दिन अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। ये बात हिमाचल प्रदेश योजना आयोग के उपाध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर ने सोलन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उपाध्यक्ष ने भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जिस तरह से वो प्रदेश में हुई त्रासदी पर बयानबाजी करते हैं वो निंदनीय है। हिमाचल प्रदेश योजना आयोग के उपाध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर ने सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जनता को जो सपने मोदी सरकार ने दिखाए थे वे पूरा होते नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश के विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनाव में भाजपा की हार और कांग्रेस पार्टी की जीत से लगता है कि उनके अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। उपाध्यक्ष ने भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जिस तरह से वे प्रदेश में हुई त्रासदी पर बयानबाजी कर रहे हैं वे निंदनीय है। भाजपा के नेता राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं, जिससे वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गंगूराम मुसाफिर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के दौरान हुई प्राकृतिक आपदा पर भाजपा हल्ला कर अनाप शनाप आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मानसून की बरसात के कारण हुई प्राकृतिक आपदा के लिए 79 लाख रुपए की राशि सरकार द्वारा जारी की गई है। जो यहाँ तक के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मिस्टर सत्ती,
वो भी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जो जांच है वो जो उसमें कोई शिथिलता आ जाए। आज भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में जो ये त्रासदी हो रही है भारी वर्षा से जो नुकसान हो रहा है उसका बाविला मचा रही है और अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो प्रदेश सरकार है राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है और जहाँ तक मानसून भारी वर्षा से जो नुकसान हुआ है उसके लिए अभी तक जो है लगभग 79 करोड़ रुपए की राशि जो है वो तमाम जिलों को विभागों को वितरित की जा चुकी है और जो राहत कार्य है वो पूरी तेज़ी से सारे प्रदेश में चल रहा है। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और बहुत देश की जनता उम्मीद कर रही थी कि लेकिन वो अच्छे दिन तो नहीं आए और इससे कांग्रेस उपचुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पिटाई हुई है उसे लगता है कि मोदी के नहीं बल्कि कांग्रेस के अच्छे दिन आने शुरू हो गए। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। पहाड़ों की रानी शिमला में हिमाचल की कैप्सन म्यूजिक कंपनी द्वारा हिमाचल म्यूजिक अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है। इसके जरिए यहाँ की संस्कृति को एक नया मंच प्रदान होगा। इस अवार्ड शो में हिमाचली कलाकारों को उनकी प्रतिभा के लिए सम्मानित होने का मौका मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार होने जा रहे हैं हिमाचल म्यूजिक अवार्ड्स। इस अवार्ड शो के माध्यम से यहाँ की संस्कृति को नया मंच मिलने के साथ साथ हिमाचली कलाकारों को उनके टैलेंट के लिए सम्मानित होने का सुअवसर भी मिलेगा। हिमाचल की कैप्सन म्यूजिक कंपनी ने इस खास शो को करवाने का बीड़ा उठाया है। बहुत ही जल्द हम लेके आ रहे हैं हिमाचल म्यूजिक अवार्ड्स जो कि पहाड़ों की रानी शिमला में करवाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.himawards.com या फिर आप इन नंबर्स पर संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर है 9817130001, 9857130001। हमारा पता है कैप्सन म्यूजिक कंपनी 57/4 रामपुर बुशहर डिस्ट्रिक्ट शिमला। आओ मिलजुल कर हिमाचल की शान बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू करने की घोषणा के बाद इस योजना का पूरे देश भर में 28 अगस्त को शुभारंभ किया जा रहा है। राज्य स्तरीय बैंक समिति के संयोजक बैंक के तौर पर यूको बैंक शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यूको बैंक के उप महाप्रबंधक A.K. सिन्हा ने इस योजना को आम आदमी के लिए बेहद लाभदायक बताया है और हर परिवार के 2 सदस्यों को खाता खोलकर इस योजना से जुड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने दावा किया है कि देश भर में हिमाचल इस योजना से 100% परिवारों को जोड़ने में पहला राज्य बनेगा। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ शुरू हो रही देश की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ जहां 28 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से करेंगे, वहीं शिमला के सचिवालय से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इसे शुरू करने जा रहे हैं। यूको बैंक के उप महाप्रबंधक A.K. सिन्हा ने सिटी चैनल से बात करते हुए इस योजना के बारे में जानकारी दी और कहा कि इस योजना के तहत हर परिवार के 2 सदस्यों के खाते खोले जाएंगे और परिवार की गृह स्वामिनी का खाता खोलना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 1,40,00,000 बैंक खाते हैं और कुल 14 लाख परिवार हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि बैंकिंग सेवा के प्रति प्रदेश में लोग जागरूक हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और निर्धारित लक्ष्य को निश्चित समयावधि से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। जो एक नारा दिया गया है, प्रगति का जन जन से नाता, मेरा खाता बाग विदाता, और आप देखेंगे कि कोई भी स्कीम तभी सक्सेस होता है जब सबका साथ होता है। इसीलिए इस स्कीम के तहत ये नारा दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, सबका साथ सबका विकास। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक स्कीम अनाउंस किया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो विधिवत 28 अगस्त को दिल्ली से प्रधानमंत्री हमारे लॉन्च करेंगे। समय होगा 4:40 में, जिसे पूरे हिंदुस्तान में यह लाइव टेलीकास्ट दिखलाया जाएगा।
प्रधानमंत्री जन धन योजना एक ऐसा योजना है जो हर देश के जितने गांव हैं, उस गांव में जितने हाउस होल्ड हैं, जितने घर हैं, उस घर के कम से कम 2 सदस्य का खाता बैंक में खुले जिनका खाता बैंक में नहीं खुला है। और उन सभी खाताधारियों को सरकार 2 लाभ देने जा रही है। एक तो रुपये डेबिट कार्ड देगी जो इन बिल्ट होगा और 1 लाख का इंश्योरेंस उनका फ्री एक्सीडेंट कवर होगा। और दूसरा साथ में जो फ्यूचर में जो प्रावधान है, जो 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी भी दिया जाएगा। लेकिन ये उनके जो क्रियाकलाप हैं, जो उनके कार्य हैं, जो उनके ट्रांजैक्शन हैं, जो वो काम कर रहे हैं, खाता का कैसे संचालन कर रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा और ये बाद में इसको अनाउंस किया जाएगा। लेकिन ये स्कीम में इसका भी प्रावधान है। हमारे देश में बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जो बैंक के सर्विस से वंचित हैं, जो जिनके बैंक में एक भी खाता नहीं है। वैसे सभी खाताधारियों को, वैसे सभी बैंक के, वैसे सभी घर के गांव के लोगों को जो अपने घर में हैं, कम से कम 2 सदस्य हर घर के बैंक में उनका खाता खुल जाए, उनको रुपये डेबिट कार्ड मिल जाए, पासबुक मिल जाए और साथ में FLC मटेरियल्स है जो उनके जानकारी के लिए कि ये सेविंग खाता क्या होता है, बैंक में क्रेडिट कैसे होते हैं, लोन कैसे दिए जाते हैं, इन सब की बैंकिंग की जितनी गतिविधियां हैं, जितनी जानकारियां हैं जो सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करती हैं, वो ऐसे सारे सभी हमारे गांव के जो लोग हैं, गरीब तबके के, चाहे लघु कृषक हों या मध्यम वर्ग के हों, वैसे सारे लोगों को बैंक के सर्विस से जोड़ना एक उद्देश्य है। स्कीम जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इतनी अच्छी स्कीम है कि लोग आगे आएँ जिनके खाते बैंक में नहीं है। चूँकि ये पहले कभी नहीं हुआ कि 1 लाख रुपये का इनबिल्ट रुपये डेबिट कार्ड जो उन्हें मिलेगा कि जब भी कभी उनका एक्सीडेंट होगा तो 1 लाख रुपये उन्हें तत्काल परिवार को मिल जाएगा, ताकि उनके फ्यूचर में कोई दिक्कतें ना हों, जो आज तक ये ऐसा नहीं था। और इसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वो उन्हें 1 पैसा नहीं देना है, वो बैंक और सरकार जो भी है वो उसका वहन करेगी। उन्होंने प्रदेश के लोगों से इस योजना का लाभ लेने के लिए इस योजना से जुड़ने का आह्वान किया। सिटी चैनल के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। शिमला के गढ़हाटी के गंढल में मंगलवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मंसूद अहमद मीर ने न्यायिक संस्थान का शिलान्यास किया। ये संस्थान 225 करोड़ की लागत से बनेगा, जो कि सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस अवसर पर उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश एवं कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंसूर अहमद मीर ने शिमला के घणाटी के समीप घंडल में न्यायिक अकादमी परिसर में अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन और मीडिएशन केंद्र सहित विभिन्न ब्लॉकों और हेलीपैड के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंसूर अहमद मीर ने कहा कि न्यायिक अकादमी के बन जाने से अकादमी से जुड़े विभिन्न कार्यों के प्रसार में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अकादमी परिसर में अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन और मीडिएशन केंद्र, प्रशासनिक ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक, स्टाफ हॉस्टल, स्टाफ आवास और सम्मेलन हॉल सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो देश की इस तरह की पहली अकादमी होगी। हिमाचल स्टेट के लिए और हिमाचल लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन रहा है यहाँ, और इसकी एस्टिमेट जो है रफली ये 225 करोड़ का एस्टिमेट है। 65.38 करोड़ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के लिए है और 60 करोड़ इंटरनेशनल मीडिएशन के लिए है। जो एकेडमी बन रही है, इसमें इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर बन रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन रहा है, हॉस्टल ब्लॉक बन रहा है, हॉस्टल स्टाफ बन रहा है, स्टाफ क्वार्टर्स बन रहा है और हेलीपोर्ट बन रहा है। जो इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर है, आर्मी सेंटर है, ये हिंदुस्तान में पहला इंस्टीट्यूशन होगा जो यहाँ बन रहा है। और जो एकेडमी बन रही है आजकल भोपाल, जो हमारे हिंदुस्तान में भोपाल की एकेडमी है, इट विल रन एट पार विथ, और मुझे लगता है उससे भी आगे जाएगी। और इस इंस्टीट्यूशन से पूरे हिमाचल के लोग मुफीद होंगे, और पर्टिकुलर जो नई जनरेशन बच्चे होंगे जो पढ़ने वाले होंगे इसमें, उनके लिए बहुत बढ़िया होगा ये। और मेरी ये कोशिश है कि मेरे इस वक्त में ये कंप्लीट हो जाए, और मेरी ये भी तमन्ना है कि लॉ स्कूल यहाँ मिले, बने, जो अभी तक इसमें नहीं आया है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा और किताब करूँगा, ज़रूरी इसके लिए 200 कनाल और लूँगा और इंशाल्लाह लॉ स्कूल यहाँ बनाएंगे।
वर्तमान में न्यायिक अकादमी बालूगंज में धरोहर भवन कर्जन हाउस में स्थित है। न्यायिक अकादमी में न केवल राज्य न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों स्टाफ बल्कि राज्य सरकार में अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल, न्यायमूर्ति राजीव शर्मा, न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायमूर्ति PS राणा, न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर, लोकायुक्त न्यायमूर्ति LS पांटा और एडवोकेट जनरल श्रवण डोगरा सहित नगर निगम शिमला के उप महापौर टिकेंद्र पंवर और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। 27 अगस्त को शिमला में अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ की कार्य समिति की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें बैंक अधिकारियों की समस्याओं और केंद्र सरकार की नीतियों पर चर्चा कर महासंघ की भावी रणनीति तय की जाएगी। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान समिति के महासचिव हरविंदर सिंह ने कार्य समिति की बैठक और बैंक अधिकारियों की समस्याओं की जानकारी दी। एक समय था जब देश भर में बैंक की नौकरी को सबसे ऊपर माना जाता था और उसे पाने के लिए युवाओं की होड़ रहती थी, क्योंकि बैंक में वेतन अन्य विभागों की अपेक्षा काफी अधिक रहता था। लेकिन अब परिस्थिति विपरीत है। शिमला पहुंचे अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ के पदाधिकारियों के मुताबिक 2 वर्ष पहले पुनर्निर्धारित किए गए वेतन को अब तक लागू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान महासंघ के महासचिव हरविंदर सिंह ने कहा कि आज बैंक अधिकारी वेतनमान के लिहाज से काफी पीछे हैं। उन्होंने हर वर्ष 5% वेतन वृद्धि किए जाने की मांग की। हरविंदर सिंह ने कहा कि बैंकों में इस समय करीब 2 लाख कर्मचारियों की कमी है, जबकि काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय बैंकों के निजीकरण को लेकर PG नाइक कमेटी की सिफारिशों का विरोध करते हुए कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत बैंकों को विफल करने की कोशिश की जा रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीमा, रक्षा और रेलवे क्षेत्र में FDI लाने की नीति देश हित में नहीं है और इससे केवल विदेशी निवेशक लाभ कमाने का ही काम करेंगे, जिसका ना तो देश को फायदा होगा और ना ही आम आदमी को। ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन की कल वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, जिसके अंतर्गत हम न केवल बैंकों के समक्ष, बैंक कर्मचारियों के समक्ष, बल्कि इस देश की आम जनता, इस देश की सरकार की नीतियां और जो समस्याएं हम अपेक्षा करते हैं नीतियों के चलते आने वाली हैं, उन सब पर चर्चा होगी। जैसे अभी आपने देखा कि भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के अंदर FDI की सीमा बढ़ाकर 49% की, डिफेंस के अंदर भी FDI की स्वीकृति भारत सरकार ने अपनी नीति में दी। इसी तरह रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी 100% विदेशी पूंजी की व्यवस्था की। इसके अलावा जो बैंक कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता है कि PG नाइक कमेटी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाई थी, उसकी रिपोर्ट 3 ही महीने के अंदर बिना किसी विचार विमर्श के रिपोर्ट दे दी गई और उसका पूरा का पूरा ध्येय या लक्ष्य इस देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजी हाथों में बेचने के लिए है। उसका हम घोर विरोध करते हैं। इन नीतियों पर चिंतन किया जाएगा। इसके अलावा बैंक कर्मचारियों का वेतन समझौता पिछले 2 वर्षों से लंबित है। आज बैंक अधिकारी देश में सबसे कम सैलरी पाने वाले क्लास बन चुके हैं। देश का नौजवान बैंकिंग क्षेत्र में आना नहीं चाहता, दूसरे क्षेत्रों में सर्विस करना चाहता है, जिससे जो इंटेलेक्ट है, जो नई सोच का पढ़ा लिखा नौजवान है, वो बैंक में नहीं आएगा। तो ब्रेन ड्रेन बैंकों से होना लाजमी है। सैलरी रिवीजन न होने से भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और जो भर्तियाँ 1970 के दशक में की गई थी नेशनलाइजेशन के बाद, वे सभी के सभी कर्मचारी रिटायर होने जा रहे हैं। बैंकों में भर्तियाँ पिछले 3 या 4 साल से शुरू हुई हैं और एक जनरेशन गैप हो गया। रिटायरमेंट 1917 तक सभी पुराने साथियों की हो जाएगी और जो नए भर्ती हो रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ये सब जो कमियां बैंकिंग उद्योग के अंदर ये एक ही दिशा की ओर ले जा रही हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को किसी तरह से फेल किया जाए। हरविंदर सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ की कार्यसमिति अपनी मांगों को केंद्र के समक्ष रखेगी और इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संसद पर दिसंबर महीने में विशाल मार्च किया जाएगा और एक बड़ा आंदोलन होगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।
शिमला में मंगलवार को नगर निगम विभाग के सफाई मजदूर यूनियन के चुनाव विधिवत रूप से संपन्न हुए। सफाई मजदूर यूनियन के चुनाव में प्रधान पद के लिए 4 दावेदार और महासचिव पद के लिए 3 दावेदारों के बीच चुनाव लड़ा गया, जिसमें से प्रधान पद के लिए नागेश वाल्मीकि और महासचिव पद पर बलबीर सिंह ने चुनाव जीता। शिमला में मंगलवार को नगर निगम शिमला के सफाई मजदूर यूनियन के चुनाव विधिवत रूप से संपन्न हुए। सफाई मजदूर यूनियन के चुनाव में प्रधान पद के लिए 4 दावेदार और महासचिव पद के लिए 3 दावेदार मैदान में थे। चुनाव में नागेश वाल्मीकि ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 130 मतों के भारी अंतर से हराकर प्रधान पद पर कब्जा किया। वहीं 173 मतों से जीत हासिल कर बलबीर सिंह महासचिव चुने गए। चुनाव समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश ठाकुर ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि चुनाव करवाने का मकसद कर्मचारियों की समस्याओं को नगर निगम प्रशासन के समक्ष रखकर उनका निदान करवाना है। टोटल वोटर जो हमारे पास है वो इस समय 337 है और 337 में से अभी जो है हमारी 80 की पोलिंग हो चुकी है। जैसा कि आपको विदित है कि हम 5 वर्षों के पश्चात जो है वो चुनाव करवाते हैं हर यूनियन के। हमारी अलग अलग यूनियंस है जो कि सफाई कर्मचारियों के हमारे इलेक्शन हो रहे हैं 5 वर्ष के पश्चात। इसमें हमारे 4 प्रधान के लिए कर्मचारी का मतदान हो रहा है और 3 जनरल सेक्रेटरी के लिए मतदान हो रहा है। वहीं नवनियुक्त महासचिव बलबीर सिंह ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को निगम प्रशासन के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। अपने जो भी सफाई कर्मचारियों की मांगों पीछे वंचित रह चुकी है उनके लिए जो हमारे प्रशासन से नहीं हो पाई उसको हम अपनी सरकार के समक्ष रखेंगे। बाकी जो हमारी डिमांडें आज तक अधूरी चलती आ रही है उनके लिए हम संघर्ष करेंगे। गारंटी हम तो अपने स्टाफ के लिए लड़ेंगे सर। जो भी हमारी डिमांड्स को दबाया जा रहा है उनके लिए हम आवाज उठाएंगे। सफाई मजदूर यूनियन के नवनियुक्त अध्यक्ष नागेश वाल्मीकि ने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और सभी सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का आश्वासन दिया। संदेश मेरा सफाई कर्मचारियों से यही है, आज तक जो दबे रहे हैं, जो उनकी डिमांडें थी वो पूरी नहीं हो रही थी, उन डिमांडों को लेके चलेंगे। वाल्मीकि महाराज की कृपा के साथ जो हमारे दलित समाज के लिए जो आज तक जो पीछे उनके साथ होता रहा है, आगे के लिए सोचेंगे। जो पोस्टें हैं उनके लिए लड़ेंगे, अपने समाज के लिए लड़ते रहेंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ सरिता रावत की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में बस इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए देखते रहे सिटी चैनल। नमस्कार।